उसने कहा कि डॉक्टर साहब मुझे तो बताने में भी शर्म आ रही है कि मुझे किस तरह की बीमारी है। मैं किससे शेयर करूं? पिछले 2-3 सालों से इस प्रॉब्लम हूँ, बताऊं या नहीं बताऊं? इस चक्कर में मैंने इस बीमारी के बारे में इंटरनेट पे देखा। इंटरनेट पे जो भी जानकारी मिली उसके अनुसार मैंने इंटरनेट से दवाइयां मंगवाई, लेकिन कुछ खास आराम आया नहीं। देखिए सर, मेरे गाल पिचक गए हैं, मेरी हड्डियां सी बाहर आ गई है, कमजोरी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और जो है कुछ भी काम में ही मन नहीं लगता। सारा दिन बस इसी उधेड़-बुन में, इसी चिंता में लगा हूं कि ये बीमारी कैसे ठीक हो और कब मैं वापस स्वस्थ हो जाऊं। ये चिंता कहां से आई? उन गलत जानकारियां जो इंटरनेट पे गलत वेबसाइट से उन्होंने पढ़ी थी, उन जानकारी को एकत्रित किया। जबकि अगर ये जानकारी सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल या एडोलसेंट सेक्सुअल चेंजेस के बारे में अगर स्कूल में ही बता दिया गया होता, तो उन्हें पहले से ही पता होता कि ये हमारी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमिना है जो सबके साथ होती है। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी, मनोचिकित्सक एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, अभी इन दिनों जो है वो बहुत से पेशेंट्स मेरे पास आए जिनकी एज ग्रुप जो थी लगभग 15-16 साल से लेके 21-22 साल तक के लड़के या नवयुवक कहें या अडोलसेंट एज के ग्रुप के जो हैं लोग आए और अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर के आए। तो सोचा कि ये काफ़ी कॉमन सी चीज़ें हैं, तो इस पे भी कुछ हमें अवेयरनेस फैलाने के लिए कुछ करना चाहिए। तो दोस्तों को जो हम आज बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं धात रोग के बारे में, या जिसको कुछ लोग या आयुर्वेदिक में धातु रोग भी कहा जाता है। और वो उन कुछ एक लोगों का यूं कहना था कि डॉक्टर साहब जो है धातु रोग होने के कारण जो है हमें बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होने लग गई है, तो अब हम क्या करें? दोस्तों, हुआ दरअसल यूं कि 10 एक दिन पहले लगभग 21 साल का नवयुवक मेरे पास आया और आकर के रोने लग गया कि सर मुझे बचा लीजिए, नहीं तो मुझे मरना ही पड़ेगा। मैंने उससे कहा, अरे ये क्या बात हो गई, मरना ही पड़ेगा, ऐसा आपने क्या कर दिया? तो उसने कहा, नहीं सर, मैं तो कमजोरी से ही मर जाऊंगा, मेरे को तो वजन घटते ही जा रहा है, ना तो भूख लगती ना कोई बात, इतनी कमजोरी महसूस होती है और अगर मेरी बीमारी जो ठीक नहीं हुई तो मरने के अलावा और कोई रास्ता बचा ही नहीं है। मैंने उससे कहा कि भाई पहेली मत बुझा, तू सीधे सीधे बात पे आ कि कौन सी ऐसी बीमारी है जिसके कारण आपको ऐसी कमजोरी आ रही है और आपको डर लग रहा है कि मैं मर जाऊंगा। तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब मुझे तो बताने में भी शर्म आ रही है कि मुझे किस तरह की बीमारी है। मैं किससे शेयर करूं? पिछले 2-3 सालों से इस प्रॉब्लम हूँ, बताऊं या नहीं बताऊं? इस चक्कर में मैंने इस बीमारी के बारे में इंटरनेट पे देखा। इंटरनेट पे जो भी जानकारी मिली उसके अनुसार मैंने इंटरनेट से दवाइयां मंगवाई, लेकिन कुछ खास आराम आया नहीं। मैंने कहा तू एक बात बता, हुआ क्या है? तो उसने कहा, सर पिछले 2-3 सालों से मेरे पेशाब से पहले चिपचिपा सा वीर्य जैसा सा निकलता है, जिसे हम धातु रोग कहते हैं, ऐसा मैंने इंटरनेट पे पढ़ा। तो मैंने कहा ठीक है, निकलता है तो इसमें कहाँ प्रॉब्लम है? तो उसने कहा, सर कैसे नहीं प्रॉब्लम है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने कहा क्यों बड़ी प्रॉब्लम है? तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब 100 खून की बूंद से वीर्य की एक बूंद बनती है, तो अगर इस तरह वीर्य निकलता रहा तो मेरे तो खून ही निकल जाएगा शरीर से सारा, फिर मैं तो कमजोर हो ही जाऊंगा। मैंने कहा आपने आपसे किसने कहा ऐसा कि 100 खून की बूंदों से वीर्य की एक बूंद निकलती है? तो उसने कहा, डॉक्टर साहब मैंने इंटरनेट पे पढ़ा है, बहुत सी वेबसाइट्स पे पढ़ा है, पर्टिकुलरली कुछ ऐसे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के साथ जो पर्चियां आती है या उन पे जो डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, उसमें लिखा होता है कि हमारे शरीर में जो तेज होता है वो उसका बिंदु वीर्य होता है। अब अगर हमारे शरीर से वीर्य निकल रहा है तो इसका मतलब हमारे शरीर से तेज निकल रहा है, हमारे शरीर से हमारी ताकत निकल रही है और इस वजह से मैं कमजोर होता जा रहा हूं। मैंने कहा कमजोर कैसे? कि सर मेरे को तो ना तो बिल्कुल भूख लगती है, कुछ खा भी लूं तो जी घबराने लगता है, खाया पिया शरीर पे लगता नहीं है। देखिए सर, मेरे गाल पिचक गए हैं, मेरी हड्डियां सी बाहर आ गई है, कमजोरी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और जो है कुछ भी काम में ही मन नहीं लगता। सारा दिन बस इसी उधेड़-बुन में, इसी चिंता में लगा हूं कि ये बीमारी कैसे ठीक हो और कब मैं वापस स्वस्थ हो जाऊं, या नहीं तो मैं मर जाऊंगा इसी कमजोरी की वजह से। तब मैंने उसे जो है काउंसल करना शुरू किया। मैंने कहा कि भैया, आपने कभी सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल या सेक्सुअल चेंजेस इन एडोलसेंट एज ग्रुप इस बारे में पढ़ा है? तो उसने कहा, नहीं सर।
हमारे जो है स्कूल में तो कभी इस बारे में पढ़ाया ही नहीं है। मैंने कहा आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है? तो उसने कहा सर मैं तो क्लास 12 तक पढ़ा हुआ हूँ। देखिए, अभी भी हमारे समाज में जो सेक्सुअल साइकिल है या अडोलसेंट में जो सेक्सुअल चेंजेस आते हैं, इसके बारे में स्कूलों में पढ़ाया नहीं जाता। उस चैप्टर को ही स्किप कर दिया जाता है या उस टॉपिक को ही स्किप कर दिया जाता है। उसके बारे में बहुत से युवाओं को जानकारी नहीं है, और इस जानकारी के अभाव में जब उनके शारीरिक कोई भी चेंजेस आते हैं उम्र के साथ साथ, तो उन चेंजेस के बारे में जानकारी के लिए वो इंटरनेट की तरफ बढ़ते हैं। इंटरनेट पे उन्हें बहुत से भ्रामक विज्ञापन, बहुत सी भ्रामक दवाइयां और उसके बारे में लेख मिल जाते हैं। वो इन लेखों को ही सच्चा और रेफरेंस पॉइंट मानने लगते हैं। फिर जब उन्हें लगता है कि यार ये इन्होंने लिखा है कि वीर्य से जो है वो हमारे शरीर की ताकत चली जाएगी, तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। और उसी स्ट्रेस की वजह से उनको ना तो भूख लगती, ना खा भी लें तो उनको शरीर पे लगता नहीं, या उनको एक जी मिचलाता रहता है, घबराता रहता है, हर समय एक स्ट्रेस बना रहता है, क्या है क्या नहीं, कैसे होगा, ठीक होगा या नहीं होगा। इस वजह से ना उनका कोई काम में मन लगता, हर समय बस यही एक टेंशन, यही एक चिंता लगी रहती। और ये चिंता किस वजह से? भविष्य में कुछ बुरा हो जाएगा अगर ये चालू रहा तो, इस डर की वजह से ये उनको चिंता लगी रहती। मैंने उससे समझाया भैया आपकी टेंशन की वजह से ही आपको भूख नहीं लग रही और आपका वजन घट रहा है। उसने कहा डॉक्टर साहब टेंशन की वजह से कैसे किसी का वजन घट सकता है? वजन तो वीर्य के जाने से घट रहा है। मैंने उसे कहानी सुनाई। मैंने उसे कहा कि एक बार राजा अकबर ने अपने पूरे साम्राज्य में मुनादी करवा दी कि मैं आपको एक बकरी दूंगा और कुछ खाने पीने का सामान दूंगा। आपको उस बकरी को वो सामान मेरे आंखों के सामने ही खिलाना है, लेकिन बकरी का वजन 1 महीने में 1 ग्राम भी नहीं बढ़ना चाहिए। और जो है वो खाने पीने के सामान में बहुत उसको बादाम, पिस्ता, ये खूब सारी अच्छी अच्छी चीजें उन्होंने अकबर ने दे रखी। तो बहुत लोगों ने कोशिश करी, लेकिन इतनी हेल्दी चीजें अगर कोई खाएगा तो उसका वजन बढ़ना स्वाभाविक है। पर जो बीरबल ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया, और बीरबल ने कहा जहां पर ना मैं ऐसा काम कर दूंगा। तो बीरबल ने क्या किया, एक शेर जो है वो पकड़वाया, एक शेर को पकड़वा करके उसको बांध दिया और उसके ठीक सामने बकरी को बांध दिया, और फिर बकरी को खाने को दिया। अब बकरी भूख लगने पे खाए तो सही, लेकिन हमेशा शेर की तरफ ही देखती रहे और डरती रहे कि कब ये शेर किसी दिन अगर खुल गया तो ये मुझे मार खाएगा। इसी चिंता में वो चाहे कितना ही खा ले, उसका वजन बढ़ता ही नहीं था। तो दोस्तों यही चिंता जो है, शेर वाली चिंता जो बकरी के मन में थी कि ये किसी दिन मुझे खा जाएगा, यही उस मरीज के मन में चिंता शेर बन के बैठी हुई थी कि किसी दिन ये बीमारी मुझे खा जाएगी, किसी दिन मैं इससे मर जाऊंगा। और ये चिंता कहां से आई? उन गलत जानकारियां जो इंटरनेट पे गलत वेबसाइट से उन्होंने पढ़ी थी, उन जानकारी को एकत्रित किया। जबकि अगर ये जानकारी सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल या अडोलसेंट सेक्सुअल चेंजेस के बारे में अगर स्कूल में ही बता दिया गया होता, तो उन्हें पहले से ही पता होता कि ये हमारी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमिना है जो सबके साथ होती है। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। जैसे हम खाने को देखते हैं तो हमारे मुंह के अंदर लार बनती है या नहीं बनती है? बनती है ना। वैसे ही अगर हमारे दिमाग में एक पर्टिकुलर एज के बाद कोई सेक्सुअल थॉट आता है, तो उस सेक्सुअल थॉट के रिस्पॉन्स में कुछ सीमन, कुछ प्रोस्टेटिक फ्लूइड, ये जो है वो सिक्रीट होता है हल्का सा, फॉर स्मूथनिंग पर्पज, या ऐसा कहें प्रिपेयरिंग द पर्सन फॉर द सेक्सुअल इंटरकोर्स। ये सब चीजें एज ए ल्यूब्रिकेंट थोड़ी रिलीज होती हैं। अब वो व्यक्ति जब यूरिन के लिए जाता है तो वो ल्यूब्रिकेंट प्रोस्टेटिक फ्लूइड यूरिन से पहले बाहर आता है, तो उसे महसूस होता है कि ये मेरा वीर्य निकला और ये जो है मेरे को कमजोरी दे जाएगा। अगर ये वीर्य निकलता रहा, मुझे धातु रोग हो गया, और धातु रोग होने की वजह से मैं कमजोर होते होते बहुत खत्म होने की स्थिति में आ जाऊंगा। जबकि वास्तव में दोस्तों ये कोई रोग है ही नहीं, ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमिना है। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, जैसे हमारे मुंह में लार बनती है खाने को देख करके, वैसे ही सेक्सुअल थॉट्स की वजह से हमारे जेनाइटल या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में सेमिनल वेसिकल्स से कुछ फ्लूइड सीक्रेट होता है, जिसमें प्रोस्टेटिक फ्लूइड होता है, समटाइम्स कुछ स्पर्म हो सकते हैं, लेकिन
ये निकलना उस व्यक्ति को सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए होता है, ना कि उसे कोई कमजोरी देता है। हमें इस बात को अच्छे से समझना होगा। जब हम इसको मानेंगे कि एक नॉर्मल फिनोमिना है जो सबके साथ होती है। अब उसने कहा कि सर सबके साथ होती नहीं। मैंने अपने दोस्तों से बहुतों से पूछा, किसी ने नहीं बताया कि मेरे साथ होती है, सबने मना किया। मैंने कहा आपने किस किस को बताया कि आपके साथ होती है? उसने कहा मैंने भी मेरे एक दोस्त को बताया है जो मेरा बहुत नजदीकी है। तो फिर मैं कहा हर एक को शर्म आती है ये बताने में। और दूसरी बात, जब हमारी एज जो है वो 14-15 साल से लेकर के ऊपर हो जाती है, तो मेल्स की बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन नाम का एक हार्मोन है, इसके लेवल सडनली बहुत हाई हो जाते हैं। इसकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, यानी स्पर्म्स बनते हैं और उन्हीं स्पर्म्स से सीमन बनता है। अब ये जो सीमन है ये एक लिक्विड है, ठीक है। अब ये बन रहा है और डेली बन रहा है। अब इस लिक्विड को बॉडी को डिस्पोज ऑफ तो करना पड़ेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? नया सीमन का प्रोडक्शन कंटिन्यूअस है, लेकिन अगर पुराने सीमन को डिस्पोज ऑफ नहीं किया गया तो नए सीमन को स्टोर करने के लिए सेमिनल वेसिकल में स्पेस अवेलेबल नहीं होगा, जगह उपलब्ध नहीं होगी। तो बॉडी क्या करती है कि जो पुराना सीमन है, ओल्ड सीमन है, जिसमें स्पर्म्स हैं वो ओल्ड हो गए हैं, वैसे भी स्पर्म की लाइफ ज्यादा नहीं होती, 24 घंटे की लाइफ होती, तो इसको बॉडी एक्सपेल करने के लिए बाहर निकालती है। अब अगर कोई व्यक्ति सेक्सुअली एक्टिव है, इंटरकोर्स करता है, तो उस इंटरकोर्स के दौरान उसका सीमन निकल जाता है। या अगर कोई व्यक्ति मैस्टरबेट करता है, हस्तमैथुन करता है, तो उसमें भी उसका वीर्य निकल जाता है। अगर कोई व्यक्ति ये दोनों ही काम नहीं करता, ना वो सेक्सुअली एक्टिव है ना वो मैस्टरबेट करता है, तो सीमन तो बन रहा है भैया, नया बनेगा, उसको बॉडी स्टोर करेगी। जो ओल्ड सीमन है, जिसमें प्रोडक्टिविटी या लाइफ की जो चांसेज हैं, अच्छे हेल्दी बेबी होने के चांसेस हैं, वो कम हो गए हैं, उस ओल्ड सीमन को बॉडी डिस्पोज ऑफ करेगी। अगर आप डिस्पोज ऑफ नहीं कर रहे हैं, आप उसको बाहर नहीं निकाल रहे हैं शरीर से, तो बॉडी खुद उसको बाहर निकाल देगी। किस तरीके से? आइदर धात के तरीके से या नाइटफॉल के तरीके से ये बाहर निकलेगा। ये निकलेगा तभी जो नया बना है, जो अच्छा क्वालिटी का स्पर्म है, वो स्टोर होगा। नहीं तो ये ओल्ड सीमन जो है वो बॉडी में नुकसान ही करेगा। तो अगर ये निकल रहा है, इसको बॉडी निकाल रही है, तो ये कोई खतरे वाली बात नहीं है। आप जो है इसी चिंता में पतले होते जा रहे हैं। ये एक विशियस साइकिल है कि स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस होने की वजह से आपको भूख कम लगती है, और भूख कम होने से आपका वेट लॉस हो रहा है, और आपका जब वेट लॉस हो रहा है तो आपको वापस फिर से स्ट्रेस हो रहा है। ये एक विशियस साइकिल है जो एक दूसरे को बढ़ा रहे हैं। इसको रोकने का एक ही तरीका है काउंसलिंग। अपने मनोचिकित्सक से मिलिए, वो आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी मिथ्स हैं, आपकी गलत अवधारणाएं हैं, उनको करेक्ट करेंगे, आपको समझाएंगे। अगर जरूरत लगी तो कुछ दिन के लिए एंटी एंजाइटी मेडिसिन भी देंगे, ताकि आपकी एंजाइटी को कम किया जा सके। आपको प्रॉपर जानकारी दी जाएगी कि क्या नॉर्मल है, क्या अबनॉर्मल है, कहाँ हमें स्ट्रेस लेना है, कहाँ हमें स्ट्रेस नहीं लेना है। तो आशा करता हूं आपको इस वीडियो से समझ में आया होगा कि धात गिरना या धातु रोग एलोपैथी के हिसाब से कोई रोग नहीं है। ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमिना है। अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं तो आपको नहीं होगा, अगर आप मैस्टरबेट करते हैं तो भी आपको नहीं होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये दोनों ही काम नहीं करता है, तो बॉडी खुद उस सीमन को, जो ओल्ड सीमन है, उसको डिस्पोज ऑफ करेगी। ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजी है। तो इस बात को समझिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।